अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 16 के आईके का क्वेश्चन बैंक डिस्कस किया था और चैप्टर 16 हमारा लास्ट लेक्चर में कंप्लीट हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी और चैप्टर 16 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोनों चैप्टर नहायत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपने इन दोनों चैप्टर्स के ऊपर स्पेशल फोकस करना है और अच्छी से तैयारी करनी है इनकी, ठीक है जी। आज इंशाल्लाह हम अपना चैप्टर 17 स्टार्ट करेंगे। अब हमारे रिमेनिंग 3 चैप्टर रह गए, एक चैप्टर 17, एक चैप्टर 18 और 19, ठीक है जी। तो आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर 17। चैप्टर 17 दो चीज़ों पर है, सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, और इसका दूसरा हिस्सा एस्टिमेशन पर है। तो सबसे पहले आज जो हम देखेंगे कि सैम्पलिंग क्या है और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ये क्या है, ठीक है। कुछ टर्म्स हैं जो ऑलरेडी हमने कुछ तो पढ़ी हुई है, कुछ नहीं है वो हम पढ़ लेते हैं। नंबर 1 पॉपुलेशन। अगर द पॉपुलेशन क्या है? द टोटलिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितनी भी टोटल ऑब्जर्वेशन होती है उसको पॉपुलेशन कहते हैं। ओवरऑल ऑफ द ऑब्जर्वेशन, सारी ऑब्जर्वेशन का कंबाइन अगर हम कर लें वो हमारी पॉपुलेशन होती है। तो ये जो डेफिनेशन है ये सारी आईकेप स्टडी टेक्स्ट की हैं, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से भी देख सकते हैं। पॉपुलेशन देखते हैं, कहता है ऑल आइटम अंडर इन्वेस्टिगेशन, सारी के सारी आइटम्स को अगर हम स्टडी करें, द ग्रुप ऑफ आइटम, वो ग्रुप ऑफ आइटम या ग्रुप ऑफ पीपल अबाउट विच इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, वो हमारी पॉपुलेशन है। कहता है कि सारी के सारी आइटम्स को या सारे सारे लोगों को स्टडी कर लो, इन सारों की जो स्टडी होगी वो पॉपुलेशन की स्टडी होगी, क्योंकि हम ओवरऑल आइटम्स, ओवरऑल पीपल की स्टडी कर रहे हैं, ठीक। या सिंपल इसकी हमने सिंपल सी डेफिनेशन लिखी, टोटलिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटलिटी ऑफ जो ऑब्जर्वेशन होती है वो हमारे पॉपुलेशन होती है, ठीक हो गया। फिर सैंपल क्या है? ये सैंपल हमने चैप्टर 11 पर, पॉपुलेशन हमने दोनों के बारे में, सैंपल और पॉपुलेशन के बारे में चैप्टर 11 में हमने पढ़ा हुआ है। सैंपल क्या है? हमने कहा कि इसकी सिंपल सी डेफिनेशन तो ये है जो हमने पढ़ी थी, सैंपल रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, और रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज सैंपल, यानी कि पॉपुलेशन का कुछ हिस्सा ये हमारे लिए सैंपल का काम करता है, ठीक। उसने कहा अ ग्रुप ऑफ आइटम टेकन फ्रॉम, ऐसा ग्रुप ऑफ आइटम जो हमने हासिल किया कहाँ से? पॉपुलेशन में से। किस मकसद के लिए? एग्जामिनेशन के लिए, यानी कि हमने टेस्ट परफॉर्म करना है। हमें पता है हम जितने भी टेस्ट परफॉर्म करते हैं सारे के सारे टेस्ट हम सैंपल बेस पर परफॉर्म करते हैं, और अल्टीमेट डिसीजन किसके ऊपर देते हैं? हम डिसीजन हमेशा पॉपुलेशन पर देते हैं। नेक्स्ट सैम्पलिंग फ्रेम। ये सैम्पलिंग फ्रेम क्या है? ये हमने आज तक कभी नहीं पढ़ा था, लेकिन इनडायरेक्टली मैंने आपको ये समझाया हुआ। अभी मैं एग्जांपल दूंगा, कहेंगे सर ये तो हमने पहले पढ़ा हुआ है। सैम्पलिंग फ्रेम क्या? लेट्स सपोज हमने एक डाइस को रोल किया और उसमें से हमें जो आउटकम्स मिले 1 2 3 4 5 6, ये हमें आउटकम्स मिले। मुझे बताएं 1 2 3 4 5 6 एक डाइस के क्या मैंने ये सारे आउटकम लिखे हैं? आप कहेंगे सर ये सारे आउटकम लिखे हैं। तो मैं कहूँगा क्या इन सारे आउटकम का अगर मैं एक नाम रखना चाहूँ तो क्या आपको वो नाम पता है? आप कहेंगे सर 1 2 3 4 5 6 को, इसको तो हमने कहा था ये तो हमारे सैंपल स्पेस होते हैं, ये तो हमारे सैंपल स्पेस होते हैं, ठीक है। तो देखें सैंपल स्पेस का समहाउ सैम्पलिंग फ्रेम भी कहते हैं, ठीक है। सैम्पलिंग फ्रेम आप रीड करते हैं, देखें आपको और समय लग जाएगा। सैम्पलिंग फ्रेम है क्या? अ लिस्ट ऑफ ऑल मेंबर ऑफ अ पॉपुलेशन, कहता है पॉपुलेशन के सारे ऑल मेंबर की लिस्ट को सैम्पलिंग फ्रेम कहते हैं। फ्रॉम विच आइटम आर टू बी सिलेक्टेड, जिसमें से हमने कुछ सिलेक्शन करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल हमने एक डाइस को रोल किया, उस डाइस के टोटल आउटकम्स कितने हैं? तो टोटल आउटकम 1 2 3 4 5 6 हैं। तो हमने कहा इसमें से हम इवन नंबर, यानी कि हमने कहा मुझे प्रोबेबिलिटी बताओ इवन नंबर की। तो हमने कहा इवन नंबर कितने हैं? 2 4 6, ये इवन नंबर हैं। आउट ऑफ कितने? हमने कहा 6 नंबर में से। तो 2 4 6 कितने नंबर हैं? 3।
तो 3 डिवाइड बाई 6 आंसर इज 1/2, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से जितने भी पॉपुलेशन की लिस्ट होती है उसमें से हमने पता हमने सैंपल को एक्सट्रैक्ट करना होता है। ये जो सारी की सारी ऑल मेंबर्स ऑफ आइटम्स की जो लिस्ट है इसको हम सैम्पलिंग फ्रेम कहते हैं। ठीक हो गया। रैंडम, इसके बाद रैंडम सैम्पलिंग। तो रैंडम सैम्पलिंग के बारे में आपको पता है कि हमने जो सिलेक्शन करनी है, हमने जो सैंपल सेलेक्ट करना है वो रैंडमली सिलेक्ट करना है और हर एक आइटम के अकरेंस के जो चांसेस हैं यानी कि उसके आने के जो चांसेस हैं वो बराबर होने चाहिए। तो रैंडम सैम्पलिंग क्या कहते हैं? अ सैंपल इन विच ऑल आइटम इन अ पॉपुलेशन हैव एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। कहते हैं हर एक के आने के जो चांसेस हैं वो इक्वल होने चाहिए। अगर इक्वल हैं हम कहेंगे हमारा रैंडम सैम्पलिंग है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं द 3 मेन एडवांटेजेस ऑफ सैम्पलिंग। कहता है सैम्पलिंग के एडवांटेजेस। अगर आप गौर करें तो हम दोबारा से चैप्टर 11 की तरफ थोड़े से आ गए, जहां से हमने चैप्टर 11 में पॉपुलेशन की बात की थी, सैंपल की बात की थी। हमने कहा सैंपल हमें क्यों लेना चाहिए। देखिए अगर मेरे पास पॉपुलेशन मौजूद है, क्यों ना मैं पॉपुलेशन के ऊपर सारी स्टडी कर लूँ। जब मैं पॉपुलेशन के ऊपर स्टडी करूँगा तो मेरे डिसीजन में एरर नहीं आएगा, मेरी कैलकुलेशन में एरर नहीं आएगा, क्योंकि मैं सारी के सारी पॉपुलेशन के ऊपर कैलकुलेशन कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं सैंपल बेस के ऊपर कैलकुलेशन करूँगा, अज्यूम करें पॉपुलेशन हमारा 500 का, सैंपल मैंने 50 का लिया। अब 50 का जो मैंने सैंपल लिया वो 500 में से लिया। अब वो कोई भी नंबर हो सकता है 488 हो, एक 405 हो और एक 398 हो, 370, इस तरह करके मैंने 50 सैंपल इकट्ठे कर लिया। अब वो जो 50 सैंपल से मैंने कोई एवरेज निकाला, कोई डिसीजन दिया, मे बी वो अप टू मार्क ना हो, हमारे अकॉर्डिंग ना हो, उसमें कोई ना कोई एरर हो, और एरर लाजमी होता है। जो सैंपल की कैलकुलेशन होती है, याद रखें कभी भी पॉपुलेशन के कैलकुलेशन के इक्वल नहीं होती, क्योंकि सैंपल में हमने अपनी मर्जी से नंबर सेलेक्ट करने हैं और पॉपुलेशन तो ओवरऑल नंबर की बात कर रही होगी। तो याद रखिएगा हमेशा सैंपलिंग के आंसर में और पॉपुलेशन के आंसर में हमेशा डिफरेंस रहता है। ये जो डिफरेंस रहता है इसको एरर कहते हैं, और इस एरर का नाम सैंपलिंग एरर है। इंशाल्लाह अभी कुछ देर बाद दोबारा इसके बारे में बात करूंगा। हम सैंपलिंग क्यों करें, हमें क्या जरूरत है सैंपलिंग करने की। हमने कहा इसके कुछ फायदे हैं जिस बुनियाद पर हमें सैंपलिंग करना हमारे फेवर में जाता है। फॉर एग्जाम्पल द कॉस्ट इज लोअर, कॉस्ट हमारी कम लगती है और साथ हमारा वक्त, हमारा टाइम भी सेव होता है। कॉस्ट भी कम लगती है, टाइम भी कम लगता है। फॉर एग्जाम्पल उसके बाद डेटा कलेक्शन इज फास्टर। कहता है डेटा हम जल्दी कलेक्ट कर लेते हैं। अब इन दोनों को मैं कंबाइन समझाता हूँ एक एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल हम फूड अथॉरिटी वाले हैं, हम फूड की क्वालिटी को इंश्योर करते हैं। हमने कहा कि यार ये जो मिल्क पैक वाले हैं या कोई भी ब्रांड ले लें जो टेट्रा पैक दूध सेल करता है, ओलपर हो जाए, मिल्क पैक हो जाए या कोई और दूध हो जाए, ठीक है, एडम हो जाए, कोई प्रीमा हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो हमने कहा कि जो एक्सपायरी डेट लिख रहे हैं ना ये कुछ पर्टिकुलर ब्रांड वाले, अच्छा कुछ टेट्रा पैक वालों की एक्सपायरी सिर्फ 4 से 5 दिन या 1 हफ्ते की होती है। हमने कहा भाई ये एक्सेप्टेबल है, मैक्सिमम जो फ्रेश मिल्क है चलो इतना स्टोर किया जा सकता है, लेकिन ये क्या, ये तो महीनों की एक्सपायरी दे रहे हैं। मतलब हम इसकी ज़रा क्वालिटी चेक करेंगे कि इनकी क्वालिटी अप टू मार्क है या नहीं है। तो हम फॉर एग्जांपल ओलपर की फैक्ट्री में चले गए, हमने कहा ये जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं हम ज़रा इनके प्रोडक्ट को टेस्ट करेंगे। तो वहाँ पर हम इनके गोडाउन में चले गए, वहाँ पर लाखों का माल पड़ा हुआ, लैक्स में यूनिट्स बनकर पैक होकर पड़े हुए हैं। अब हमने टेस्ट करना है। हमने कहा हमें डर है कि आप जो एक्सपायरी हैं वो बहुत ज़्यादा लगा रहे हो, हालांकि आपका दूध पहले एक्सपायर हो जाना चाहिए। ऐसा तो नहीं है आप एक्सपायरी के करीब वाला दूध ही लोगों को सेल कर रहे हो ताकि उनकी फूड पॉइजनिंग उनको ना हो जाए। हम चेक करेंगे आपके मिल्क को। तो देखें अगर मैं एक एक डब्बा चेक करने बैठ गया तो मुझे अच्छा खासा वक्त लगेगा,
ऐसे ही ना, अच्छा खासा मुझे टाइम चाहिए, मे भी मुझे हफ्तों लग जाए, मे भी मुझे महीना लग जाए, तो मैं कहूँगा यार ये सारी की सारी पॉपुलेशन जो लाखों के अंदर प्रोडक्शन हुई है, तो मैं एक एक डब्बे को तो नहीं चेक कर सकता, मैं 1 बाय 1 बैग को तो नहीं चेक कर सकता। मैं क्या करूँगा, सैंपल बेस पर मैं क्या करूँगा, रो 1 में से कुछ 1-2 पैक चेक कर लिया, रो 2 में से, कॉलम 1 में से, इस तरह रैंडम बेसिस पर मैं क्या करूँगा, टेस्टिंग परफॉर्म करूँगा। और जब मेरे पास टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट होगा जो मिल्क की क्वालिटी को इंश्योर करता है, तो जब मैं कुछ सैंपल लेने के बाद अगर वो सारों की उनकी क्वालिटी अच्छी निकली, तो मैं ये डिसीजन दूंगा भाई इस गोडाउन में जितनी भी टोटल पॉपुलेशन पड़ी हुई, जितने भी पैक्स ऑफ मिल्क पड़े हुए हैं, उन सब की क्वालिटी ठीक है, हमें कोई इशू नहीं है। तो देखिए कॉस्ट भी बचती है। अगर मैं एक एक डब्बे को 1 बाय 1 बॉक्स को चेक करूंगा तो मुझे टीम ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि 1-2 बंदों का काम नहीं है, मुझे 10, 12, 20 बंदे लगाने पड़ेंगे इस काम के ऊपर, क्योंकि अच्छी खासी प्रोडक्शन है उनकी। उसके बाद जब मैंने सैम्पलिंग प्रोसीजर परफॉर्म की, हुआ क्या, मेरी कॉस्ट कम आ गई, हम 2-3 बंदों ने वो सारे के सारे एनालिसिस कर लिया, हमारा वक्त बच गया, सैम्पलिंग वक्त बचाती है। डाटा कलेक्शन इज फास्टर, हमें डाटा जल्दी कलेक्ट मिल गया, हमने कुछ ही एक ही दिन में या 2 दिन में ये एनालिसिस कर लिया कि भाई, या कुछ घंटों में हमने ये एनालिसिस कर लिया कि ठीक है इनकी जो क्वालिटी है वो बिल्कुल अप टू मार्क है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो ये 2 होप्स आपको समझ आ गया। सेकंड कहता है सिंस द डाटा सेट इज स्मॉलर, कहता है कि डाटा सेट स्मॉलर होता है क्योंकि सैम्पलिंग हम मुख्तसर लेते हैं। अगर सैंपल भी हमने लार्ज लेना है तो भाई इससे फिर पॉपुलेशन ही ले लो सारी। कहता है सैंपल में हम स्मॉलर सेट ऑफ डाटा लेते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू इंश्योर होमोजेनिटी, हम इसमें होमोजेनिटी को इंश्योर कर पाते हैं, हम चीज़ों को मिक्स नहीं होने देते। फॉर एग्जांपल अगर हमने हम पेप्सी का जब हम पेप्सी के गोडाउन में गए और पेप्सी के गोडाउन में पेप्सी भी पड़ी थी, ड्यू भी पड़ी थी, फैंटा भी पड़ी थी, तो जब हम सैंपल लेंगे तो हम सिर्फ पेप्सी का सैंपल लेंगे अलग से, फैंटा का अलग से ले लेंगे, ड्यू का अलग से ले लेंगे, क्योंकि पेप्सी के पेप्सी का जो फार्मूला होता है, उसका जो टेस्ट होता है उसका फार्मूला अलग होता है। उसके बाद जो मरिंडा होता है उसका अलग होता है फार्मूला, और ड्यू का फार्मूला अलग होता है। तो हम क्या करेंगे, होमोजेनिटी को इंश्योर करेंगे। हम ये देखेंगे कि क्या सारा के सारा सैंपल हमने पेप्सी में से लिया है, ठीक है, क्या सारा के सारा सैंपल हमने पेप्सी में से लिया, क्या सारा के सारा हमने फार्मूला जो सैंपल वो ड्यू में से लिया। तो हम होमोजेनिटी चेक करें। होमोजेनिटी का मतलब होता है सेम ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। एंड इम्प्रूव द एक्यूरेसी, हम अपनी एक्यूरेसी को इंश्योर करें। हम कहेंगे जो हमने सैंपल सिलेक्ट किया इसमें एक्यूरेसी, इसमें कोई भी एरर मौजूद नहीं है। एंड क्वालिटी ऑफ डाटा, हम अपने सैंपल के डाटा को, उसकी क्वालिटी को भी इंश्योर करेंगे। हम कहेंगे ये जो हमने सैंपल जो लिया है पॉपुलेशन में से, ये हमने क्वालिटी वाइज सैंपल लिया है, और जो हम डिसीजन लेंगे ये डिसीजन इंशाल्लाह हमारा पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। ये सैम्पलिंग के 3 एडवांटेजेस थे। टाइम सेव को मिला के 4 कर सकते हैं। ये आई कैप में सिर्फ 3 लिखे हुए थे जो मैंने, ये वाला आप खुद से लिख सकते हो, टाइम सेव वाला। एक मेन एडवांटेज है वो यहाँ पे मिसिंग है, लेकिन आप वो यहाँ पे लिखें, वो बड़ा ज़रूरी है। देखें सैम्पलिंग का अगर मैं ये कहूँ सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, मैं कहूँगा सबसे मेन बेनिफिट क्या है सैम्पलिंग का, मतलब जिसकी बेस के ऊपर हम सैम्पलिंग करते हैं, वो ये है कि जब हमारे पास फाइनाइट नहीं, जब हमारे पास इनफाइनाइट पॉपुलेशन हो, इनफाइनाइट पॉपुलेशन है, जब हमारे पास ना इनफाइनाइट पॉपुलेशन है, यानी कि पॉपुलेशन अनलिमिटेड है, भाई अब क्या करें, इनफिनिट पॉपुलेशन की क्या स्टडी हमारे लिए पॉसिबल है, क्या इन्फिनिटी की स्टडी पॉसिबल है? हमने कहा नहीं। फॉर एग्जांपल हमने कहा जितने भी गैलेक्सीज में स्टार्स हैं उन सबको ऊपर हमने स्टडी करनी है, रिसर्च करनी है, क्या हम कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। हमने कहा जो हमारे नंबर ऑफ हेयर हैं, जो हमारे पास नंबर ऑफ हेयर्स हैं, जो हमारे सर के बाल हैं, इनके ऊपर स्टडी करना चाहते हैं, क्या कोई इनको गिन पाएगा? कभी नहीं गिन पाएगा। अच्छा, हमने कहा जो दरख्तों के ऊपर पत्ते लगे हुए हैं, क्या कोई इन पत्तों को स्टडी कर पाएगा? हमने कहा नहीं कर रहा होता। नंबर ऑफ लीव्स ऑन अ ट्री, इनके ऊपर स्टडी पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये पॉपुलेशन तो इन्फिनिट है। तो अगर हमारे पास इन्फिनिट पॉपुलेशन है तो इन्फिनिट पॉपुलेशन की स्टडी के लिए सबसे बेहतरीन ये है कि आप सैंपल ले लो। जब हम स्टार्स का सैंपल ले लेंगे, लीव्स का सैंपल ले लेंगे, तो स्टडी हमारे लिए पॉसिबल हो जाएगी, टेस्टिंग हमारे लिए पॉसिबल हो जाएगी, डिसीजन लेना हमारे लिए पॉसिबल हो जाएगा। तो अगर मेरे से पूछें
और कि सर सैम्पलिंग का मेन एडवांटेज क्या है, मैं कहूँगा सैम्पलिंग का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इनफिनिट पॉपुलेशन की स्टडी भी कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये है, हमने सीख लिया सैंपल क्या होता है। हमने कहा सैंपल ये होता है कि पॉपुलेशन के किसी हिस्से को आप सिलेक्ट कर लो, ये सैंपल होता है। फिर अगला क्वेश्चन ये है कि भाई सैंपलिंग करनी कैसे है, क्या हम अपनी देखें, जैसे कि मेरे पास 500 का डाटा है, उस 500 में से मैंने 50 का सैंपल एक्सट्रैक्ट करना है, क्या ये मैं 50 का सैंपल अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर लूं, या कोई इसका स्पेसिफिक प्रोसीजर है? क्या कोई स्टैटिस्टिशियंस ने हमें कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर बताए हुए हैं, या हम अपनी मर्जी से सैंपल कोई भी ले सकते हैं? यानी कि मेरी मर्जी, मैं जाऊं मर्जी सैंपल ले लूं, पर्सन भी अपनी मर्जी से कोई सैंपल ले लिया। उनका नहीं, आपकी मर्जी नहीं चलनी है, आप स्टैटिस्टिशियंस थोड़ी हो, आपको कैसे पता कि सैंपल किस टेक्निक से लेना है? हम आपको बताएंगे कि आपने जो सैंपलिंग करनी है ये किस प्रोसीजर से करनी है, किस तरह से करनी है। तो यहाँ पर अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो हमने सैंपलिंग करनी है ये बिल्कुल अन्येबाज सैंपलिंग नहीं करनी, हमने बड़ी केयरफुली सैंपलिंग करनी। क्योंकि देखें, अगर हमने सैंपल गलत ले लिया, गलत सैंपल से गलत डिसीजन ले लिया, गलत डिसीजन से पॉपुलेशन के ऊपर गलत डिसीजन ले लिया, तो हो सकता है किसी का पूरा बिजनेस तबाह हो जाए हमारी वजह से, क्योंकि हमने उसको गलत डिसीजन दिया, हमने उसको गलत मशवरा दिया। इसलिए सैंपलिंग जो है ये मेन रोल है, ठीक है, किसी भी स्टडी का, किसी भी एक्सपेरिमेंट का, किसी भी डिसीजन का। तो सैंपलिंग बहुत केयरफुली करनी है हमने, ठीक है। तो वो कहता है कि देयर आर डिफरेंट मेथड बाय विच सैंपलिंग माइट बी एक्सट्रैक्टेड। हम आपको मुख्तलिफ तरीके बताएंगे जिससे सैंपलिंग एक्सट्रैक्ट की जाती है। नंबर 1 रैंडम सैंपलिंग, ये होती क्या, 1 by 1 पढ़ेंगे। सेकंड सिस्टमैटिक, स्ट्रैटिफाइड, जैसे लिखा हुआ है। उसके बाद मल्टी स्टेज है, फिर क्लस्टर सैंपलिंग लिखा हुआ है, फिर ये कोटा सैंपलिंग लिखा हुआ है। ये कुछ 6 टाइप्स हैं सैंपलिंग की, ठीक है। ये 1 by 1 डिस्कस करूंगा अभी आपके साथ, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है सैंपलिंग का? ऑब्जेक्टिव क्या? ऑब्जेक्टिव ये है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी ऑफ दिस टेक्निक इज टू एक्सट्रैक्ट ए सैंपल। इस सारी टेक्निक का मतलब ये है कि हम सैंपल को एक्सट्रैक्ट करें, सैंपल को हासिल करें। सैंपल को हासिल कर लिया यानी कि सैंपल ले लिया, विच इज रिप्रेजेंटेटिव। सैंपल रिप्रेजेंटेटिव है किसका? उसने कहा पॉपुलेशन का। हमने कहा अच्छा तुम हमें अब बता रहे हो, ये तो हमने चैप्टर 11 में बात सीख ली थी। जो सैंपल होता है ये पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव पार्ट होता है। उसने कहा एक और बात आपको ना बताता चलो, हमने कहा जरूर बताएं। उसने कहा दिस सैंपल इज देन टेस्टेड। उसने कहा हम सैंपल एक्सट्रैक्ट करने के बाद सैंपल को टेस्ट करते हैं। हमने कहा अच्छा बड़ी कीमती बात बताई। उसने कहा एंड द रिजल्ट, और उसने कहा और आपको पता है कि जो सैंपल को हमने टेस्ट किया उस टेस्ट से जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट किसको रिप्रेजेंट करता है? हमने कहा पॉपुलेशन को। उसने कहा आपको कैसे पता? उसने आप कहोगे ये तो चैप्टर 11 में हम पढ़ चुके थे, ये तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम पढ़ चुके थे। हमने जो सैंपल लिया, सैंपल क्या है, उस सैंपल को हम क्या करते हैं टेस्ट करते हैं, और जो उसका रिजल्ट आता है वो किसके ऊपर होता है? वो पॉपुलेशन के ऊपर होता है। यही इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक था ना। स्टैटिस्टिक्स के 2 टाइप्स हैं, डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल। डिस्क्रिप्टिव का काम क्या था? ऑर्गेनाइज, टू कलेक्ट, टू ऑर्गेनाइज, टू प्रेजेंट डाटा। और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का क्या था? अब सैंपल लें, सैंपल को टेस्ट लें और डिसीजन अबाउट पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बारे में डिसीजन दें। हमने कहा ये तो बात हमें पता है। उसने कहा अच्छा आपको पता है, चलो फिर कोई मसला नहीं, माजरत करते हैं, तुम्हें तो पता था, हमने तुम्हें एम ही बताया। तो उसने कहा सैंपल को हमने टेस्ट किया, उस टेस्टिंग के बाद जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट किसको रिप्रेजेंट करता है? वो रिजल्ट फुल पॉपुलेशन को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। तो हमने कहा ठीक है, ये बात हमें पहले बताती, शुक्रिया तो हमने दोबारा बताया, ठीक है। तो बात याद रखिएगा, हमने सैंपल ले लिया, सैंपल के बाद हमने सैंपल को टेस्ट करना है। टेस्ट करने के बाद जो इसका रिजल्ट आएगा, याद रखिएगा वो रिजल्ट किसको शो करता है? वो पॉपुलेशन के रिजल्ट को शो करता है, ठीक है क्या। अब पढ़ते हैं 1 by 1 सैम्पलिंग के टाइप्स की।
नंबर 1 आपके पास आ गया रैंडम सैम्पलिंग। ये रैंडम सैम्पलिंग में आपको पता है क्या होता है। देखिए आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पर कुछ पिक्चर्स लगाई हुई हैं ताकि आपके लिए कंसेप्ट समझना आसान हो जाए, क्योंकि अगर यही मैं डिस्क्रिप्टिव से आपको पढ़ा दूँ, रीड करवा दूँ, समझा दूँ, मे भी शायद आपको थोड़ा सा मुश्किल लगे। एक बार अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लें, उसके बाद इंशाल्लाह ताला थ्योरेटिकली आपके लिए इसको पढ़ना समझना आसान हो जाएगा। रैंडम सैम्पलिंग का ये हम पहले पढ़ चुके हैं। रैंडम सैंपल ये होता है कि हमने एक पॉपुलेशन ड्रॉ किया, उस पॉपुलेशन में से हम उसका कुछ रिप्रेजेंटेटिव, कुछ थोड़ा सा हिस्सा ले लेंगे, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, रैंडम सैम्पलिंग हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये जितने भी नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ पीपल हैं, ये सारे के सारे लोग जो हैं, ये कंबाइन क्या है, ये कंबाइन मेरी पॉपुलेशन है। अगर मैं इस पॉपुलेशन का कुछ हिस्सा ले लूँ, वो मेरे लिए क्या बन जाएगा, वो मेरे लिए मेरा सैंपल बन जाएगा। तो यहाँ से देखें इस पॉपुलेशन का थोड़ा सा, ये देखें कुछ हिस्सा है, ये कुछ हिस्सा क्या मेरे लिए, ये मेरा सैंपल आ गया। और ये मैंने सैंपल कैसे लिया, मैंने अपनी मर्जी से लिया। रैंडम सैंपल का मतलब है अपनी मर्जी से सिलेक्शन करो। जैसे कि जब हम चिकन लेने जाते हैं तो चिकन लेने में हम कहते हैं कि भाई हमें ये वाली मुर्गी दे दो, और वो शॉपकीपर क्या करता है, वो चुपचाप पिंजरे में हाथ डालेगा, जो भी मुर्गी उसके हाथ में आएगी उसको अल्लाह अकबर कर देगा, ठीक है जी। तो उसने क्या किया, उसने रैंडम सैम्पलिंग परफॉर्म किया, हालांकि उसको पता नहीं था कि मैं रैंडम सैम्पलिंग परफॉर्म कर रहा हूँ। लेकिन जब हमने उसको देखा कि भाई ये तो किसी भी मुर्गी को ऐसे हाथ करके, जो भी हाथ में मुर्गी आ रही है उसको ज़िबा कर रहा है, हमने कहा भाई ये तो रैंडम सैम्पलिंग की तो लाइव एग्जाम्पल हमारे सामने आ गई, ठीक है जी। तो ये पॉपुलेशन है, और देखें ये कौन सा सैंपल, उसने शायद ये वाला सैंपल एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, ये वाला। तो ये देखें इस रेड वाले में से ये इसने इतना सा सैंपल लिया हुआ, ये हमारे पास रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। अब जरा इसको बुक से भी पढ़ लेते हैं जरा। इसकी डेफिनेशन क्या आपको पता है, रैंडम सैम्पलिंग, अ सैम्पलिंग प्रोसेस, एक सैम्पलिंग प्रोसेस है विच सिलेक्ट सैंपल, जो सैंपल सिलेक्ट करता है कहाँ से, गिवन पॉपुलेशन में से। हमने पॉपुलेशन में से सैंपल को सिलेक्ट किया, और याद रखिएगा हर एक के आने के चांसेस इक्वल होने चाहिए। याद रखिए हर एक के आने के चांसेस इक्वल, अगर इक्वल चांस नहीं होंगे तो एरर्स आ जाएगा। उसको कहते हैं रैंडम सैम्पलिंग। कहते हैं रैंडम सैम्पलिंग इज अ बायस फ्री सैंपल। कहता है रैंडम सैंपल बायस फ्री होना चाहिए। ये बायस फ्री का मतलब क्या है, बायस फ्री का मतलब है कि अनबायस्ड होना चाहिए। अनबायस्ड का मतलब होता है एरर फ्री होना चाहिए, एरर लेस होना चाहिए, एरर नहीं होना चाहिए। और ये एरर कब होगा, एरर लेस कब होगा, एरर फ्री कब होगा, जब इक्वल चांस होंगे, हर एक के चांसेस आने के इक्वल होंगे। हम कहेंगे जो हमने सिलेक्ट किया सैंपल वो बायस फ्री है, यानी कि वो अनबायस्ड है, यानी कि वो एरर लेस है, ठीक है। जैसे कि मेरे पास 20 स्टूडेंट हैं, अब 20 स्टूडेंट में से मैंने 5 स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं। 5 स्टूडेंट मैं कोई भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये क्या है, 20 के 20 स्टूडेंट्स को मैंने सिलेक्शन एरिया में क्या कर दिया, सिलेक्ट कर दिया। किया हमने कहा कि ठीक है कि जिन्होंने फर्स्ट सेकंड थर्ड, या हमने कहा ये 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस कंपटीशन के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं, ठीक है। 20 स्टूडेंट ऐसे हैं, हमने जैसे कि जब गवर्नमेंट में जॉब वैकेंसीज आती हैं तो वो कहते हैं कि भाई सारे के सारे स्टूडेंट अप्लाई कर दो। सारे स्टूडेंट ने अप्लाई कर दिया, तो अज्यूम करें कोई 800 स्टूडेंट ने अप्लाई कर दिया, तो 800 स्टूडेंट क्या हो गया, पॉपुलेशन हो गया। उस 800 स्टूडेंट में जिन्होंने अप्लाई किया पॉपुलेशन हो गया। फिर वो ये देखते हैं कि इसमें से पास कितने हुए, अज्यूम करें 800 में से सिर्फ 300 पास हुआ, तो 300 पास हो गए, ठीक। अब वो जो 300 पास हुए, अब क्या करना है, हमने उनको इंटरव्यू के लिए कॉल करनी है। उनको क्या करना है, इंटरव्यू के लिए कॉल करनी है। तो हमने 300 में से 300 बंदों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया। इट्स मीन हर एक के आने के चांस इक्वल हैं, हमने हर एक को कॉल किया। ऐसा तो नहीं किया ना कि 300 में से हमने कहा यार ऐसा करते हैं 100 को निकाल देते हैं, सिर्फ 200 को कॉल कर लेते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो देखें अब 100 बंदे को तो कॉल ही नहीं गई, इट्स मीन ये इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन नहीं था, ठीक है। तो याद रखिएगा इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन में हर एक के अक्रंस के चांसेस मौजूद होने चाहिए। फिर कहता है पॉसिबल प्रॉब्लम विद रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग के पॉसिबल प्रॉब्लम क्या हैं, यानी कि इसके प्रॉब्लम क्या हैं। नंबर 1 प्रॉब्लम ये है, इट कैन बी cumbersome when sampling from
अनयूजुअल लार्ज टारगेट पॉपुलेशन। कम्बरसम का मतलब होता है प्रॉब्लमैटिक या डिफिकल्ट, ये हमारे प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन होती है जब हम लार्ज पॉपुलेशन में से सैम्पलिंग करना चाहें। जैसे कि मेरे पास जो पॉपुलेशन है वो लार्ज है, पॉपुलेशन फॉर एग्जांपल 5000 है। अब 5000 में से कह रहा है कि भाई सिंपल रैंडम सैम्पलिंग परफॉर्म ना करो। अब रैंडम सैम्पलिंग परफॉर्म ना करो, अपनी मर्जी से सिलेक्शन ना करो, क्योंकि अगर आप अपनी मर्जी से सिलेक्शन करोगे मे बी अब वो एलिमेंट सिलेक्ट कर लो जिससे आंसर गलत आना हो, जिससे आंसर सही नहीं आ रहा, जिससे डाटा रिलायबल नहीं रहेगा। तो अगर आपके पास पॉपुलेशन लार्ज है तो कहता है कि रैंडम सैम्पलिंग जो है ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक बन जाती है, डिफिकल्ट बन जाती है। फिर वो कहता है इट कैन बी प्रोन टू सैम्पलिंग एरर। प्रोन का मतलब होता है वजह बनना, इसका मतलब इंक्लाइंड। और अगर मैं सादे लफ्ज़ में बात करूं तो इसका मतलब होगा वजह बनना, इट कैन बी प्रोन टू सैम्पलिंग एरर। रैंडम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग एरर का वजह बनती है, बिकॉज द रैंडम सम ऑफ द सिलेक्शन मे रिजल्ट इन अ सैंपल दैट डज नॉट रिफ्लेक्ट द मेकअप ऑफ द पॉपुलेशन। कहता है कि हमने जो सैंपल सिलेक्ट किया वो पॉपुलेशन को उस तरह से रिप्रेजेंट नहीं करता, इसलिए अज्यूम करें सैंपल का हमने सैंपल मीन फाइंड किया। और आपको पता है सैंपल मीन कौन होता है? आपको पता है सैंपल मीन ही होता है एक्स बार। हमने समीशन एक्स ओवर एन फाइंड किया, अज्यूम करें वो आ गया 90। और जब हमने कहा जो हमारा पॉपुलेशन मीन आया, आपको पता है कि पॉपुलेशन मीन कौन होता है, ये म्यू, फॉर्मूला समीशन डिवाइड बाय कैपिटल एन, वो आया हमारे पास 110। हमने कहा देखिए 90 और 110 के आंसर में क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। ये जो डिफरेंस आ रहा है इसको कहते हैं सैम्पलिंग एरर, इसको क्या कहते हैं सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग एरर क्या है? द डिफरेंस बिटवीन सैंपल एंड पॉपुलेशन। कहता है सैंपल और पॉपुलेशन हमेशा डिफरेंट होंगे, यानी कि याद रखिएगा एक्स बार और पॉपुलेशन का मीन कभी इक्वल नहीं होते, ठीक है, ये हमेशा कभी इक्वल नहीं होते। इनके दरमियान जो डिफरेंस होता है वो सैम्पलिंग एरर है। सैम्पलिंग एरर का मतलब होता है सैंपल की वजह से, सैंपल एक्सट्रैक्ट करने की वजह से जो एरर आ रहा है, तो ये सैम्पलिंग एरर का बाइस बनता है, ठीक है। हाँ, थर्ड वाला देखते हैं। इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर इन्वेस्टिगेटर। ये इन्वेस्टिगेटर यानी कि रैंडम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इन्वेस्टिगेटर के लिए सूटेबल नहीं है। हु आर इंटरेस्टेड इन इशू रिलेटेड टू सब ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, जो सब ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करना चाहते हैं, यानी कि जो सब ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करना चाहते हैं, तो कहते हैं उसके लिए सिंपल रैंडम सैम्पलिंग सूटेबल नहीं है। ये सब ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन के बारे में की क्या बात है? अज्यूम करें हमने कहा हमने 500 स्टूडेंट का डाटा लिया, उस 500 में से हमने कहा 200 फीमेल्स हैं और 300 हमारे मेल्स हैं, ठीक। ये पॉपुलेशन हो गया, ये सब ग्रुप, हमने दो सब ग्रुप बना दिए, एक फीमेल का एक मेल का। हमने जो सैंपल लिया, हमने जो सैंपल एक्सट्रैक्ट किया, जो मैंने सैंपल एक्सट्रैक्ट किया वो सब ग्रुप में से किया, यानी कि इस मेल में से मैंने सैंपलिंग ली। हमने सैंपल कहाँ से लिया? इस मेल में से लिया, यानी कि 300 में से अज्यूम करें मैंने 50 का सैंपल ले लिया, तो 50 का सैंपल मेल में से आ रहा है, इसका मतलब मैंने सारी सारी फीमेल को इग्नोर कर दिया। क्या ये 50 का सैंपल जो है, क्या ये 500 के सैंपल को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हमने कहा नहीं कर रहा। कह रहा है इसलिए ये सूटेबल नहीं है इन्वेस्टिगेटर के लिए अगर उसने सब ग्रुप को टेस्ट करना हो, अगर उसने सब ग्रुप के बारे में स्टडी करनी है तो ये उसके लिए नहीं है, ठीक है। वरना वो करेगा क्या, किसी एक पर्टिकुलर लोगों के बारे में स्टडी कर लेगा और किसी एक क्लास यानी कि फीमेल क्लास को बिल्कुल इग्नोर कर रहा है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास था रैंडम सैम्पलिंग। सेकेंड टाइप हमारी आ गई सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, ठीक। अब सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्या है? जैसे कि आपको पिक्चर में शो हो रहा है कि हमारे पास 1 से लेकर 9 तक 9 बंदे हैं। हमने क्या किया, एक सिस्टम के तहत
एक पर्टिकुलर वे के तहत हमने सैम्पलिंग परफॉर्म करनी है। यानी कि यहाँ से आपको एक पर्टिकुलर वे क्या नज़र आ रहा, पर्टिकुलर वे ये नज़र आ रहा, उसने कहा कि मैं हर 2 बंदों को छोड़ने के बाद सैंपल लूँगा। पहले 2 बंदे छोड़ दिए, तीसरे को मैंने सैंपल के तौर पर पिक कर लिया। ये मैंने एक प्रोसीजर अप्लाई मैंने एक सिस्टम क्या कर दिया, बिल्ट इन कर दिया। मैंने कहा मैं हर 2 बंदों के बाद सैंपल उठा लूँगा, वो जो भी बंदा आ रहा होगा, ठीक है। 2 बंदे स्किप किए, सैंपल ले लिया, फिर 2 बंदे स्किप किए, सैंपल ले लिया, फिर 2 बंदे स्किप किए, और ये देखें हमने सैंपल ले लिया। तो देखें हमने 9 में से, इस 9 में से सैंपल कितने लिए, सिर्फ 3 बंदों का सैंपल लिया, 1 2 3 बंदों का सैंपल लिया। इसको कहते हैं सिस्टमैटिक सैंपलिंग, जो हम एक सिस्टम के थ्रू जो है वो सैंपलिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। अब पढ़ते हैं इसको किताब से। किताब क्या कहती है, किताब कहती है डेफिनेशन ये है, अ सैम्पलिंग प्रोसेस, ये एक सैम्पलिंग प्रोसेस है दैट सिलेक्ट एवरी kth एलिमेंट, हम हर kth एलिमेंट, अब ये kth एलिमेंट क्या है, ये देखें ये kth एलिमेंट है, आपको मैं बताता हूँ अभी, ये हमारा kth एलिमेंट है, ये kth एलिमेंट है, 3 6 वाला और 9 वाला, ये हमारा kth एलिमेंट है, ये हमारा kth एलिमेंट है। तो देखा कितनी आसानी होगी, ज़रा डायग्राम को समझने के बाद ज़रा बात समझ आती है। कहता है सैम्पलिंग प्रोसेस दैट सिलेक्ट एवरी kth एलिमेंट, हम हर kth एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे इन दी पॉपुलेशन, जो कि पॉपुलेशन में से है, फॉर दी सैंपल, सैंपल एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ठीक, करना कैसे है, विद द स्टार्टिंग पॉइंट डिटरमिन्ड एट रैंडम। कहता है जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हम रैंडमली क्या करेंगे, हम स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो रैंडमली सिलेक्ट करेंगे। कहता है स्टार्टिंग पॉइंट डिटरमिन्ड एट रैंडम, कहता है स्टार्टिंग पॉइंट अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर लो फ्रॉम द फर्स्ट के एलिमेंट, पहले के एलिमेंट से, इज नोन एज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, जिसको सिस्टमैटिक सैम्पलिंग कहते हैं। इसकी मैं एग्जांपल देता हूं। देखें ये जितने भी सैम्पलिंग है ना, इंशाल्लाह जब आप कैफ क्वालिफाई कर जाएंगे, जब आपका सी एंटर हो जाएगा, व्हेन यू क्वालिफाई योर कैफ, तो आप इंशाल्लाह इंटर्नशिप के लिए ऑडिट फर्म में जाएंगे। और जब आप ऑडिट करने जाएंगे ना, तो हो सकता है कि वो आपको स्टॉक टेकिंग के लिए भेजें। स्टॉक टेकिंग क्या होता है कि ईयर एंड में कंपनी ये देखती है कि कितना स्टॉक जो है वो हमारा अनसोल्ड रह गया है, कितना स्टॉक ऐसे जो अभी तक हम सेल नहीं कर सके, हमने उसकी काउंटिंग करनी है। ठीक है, तो उसकी काउंटिंग करने के लिए जो आपका जो ऑडिट मैनेजर होगा, तो वो आपको कहेगा भाई सैंपल बेसिस पर ना हमने सारी काउंटिंग करनी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे तो लैक्स में होगा, लेकिन यहाँ पे हम समझाने के लिए एक स्मॉल सी एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने कहा कि हमारे पास एज्यूम करें एक 100 का डाटा है, यानी कि पॉपुलेशन कितना है हमारे पास 100 का। इसमें से जो मैं सैंपल एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ, n नंबर ऑफ पॉपुलेशन आपको होता है, स्मॉल n नंबर ऑफ सैंपल, हमने इसमें से 10 का सैंपल लेना है, 10 का सैंपल लेना है। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है आपने। अज्यूम करें कि हमने 100 इनवॉइस, ये हमारे पास 100 इनवॉइसेस हैं। इनवॉइस क्या होता है, रसीदें जो हमने बाइंग एंड सेलिंग की होती हैं। तो हमारे पास ये इनवॉइस आ गई। तो इनवॉइस में हमने क्या किया, हमने कहा हमारे पास 100 इनवॉइसेस हैं, उस 100 इनवॉइसेस में से हमने सिर्फ 10 इनवॉइस को चेक करना है। तो 10 इनवॉइस हमारा सैंपल होगा। ठीक, अब मैंने 100 इनवॉइसेस को कुछ इस तरह सिस्टमेटिकली चेक करना है कि मैं सारी के सारी जो सैंपल एक्सट्रैक्ट करूं वो मेरा सारे के सारे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई इनवॉइसेस में गड़बड़ हुई, कोई एरर हुआ, कोई फ्रॉड हुआ, कोई रिस्क हुआ, हम उसको आइडेंटिफाई कर लें। तो हमने कहा कि हमारे पास टोटल जो है वो 100 इनवॉइस हैं और हमने उसमें से 10 इनवॉइसेस को चेक करना है। बीइंग एन ऑडिटर, हम हमेशा सैंपल बेस पर काम कर रहे होते हैं। ऑडिटर कभी भी पॉपुलेशन बेस पर काम नहीं करता, हमेशा सैंपल बेस पे करते हैं। तो हमने क्या करना है, ऑडिटर, हम यह क्वेश्चन अपने आप से कहेंगे, हम कहेंगे भाई देख, तेरे पास
1 से लेके 9 तक नंबर है, ठीक है, 1 से लेके 9 तक नंबर है। इसमें से कोई एक नंबर दिल में सोच लो, जैसे कि देखें ये 1 से लेके 9 तक वाली बात ये है, स्टार्टिंग पॉइंट डिटरमिन करना है रैंडम। 1 से लेके 9 तक उसने कहा अपनी मर्जी से एक नंबर सोच लो। हमने कहा लेट्स फॉर 4, हमने अपनी मर्जी से एक नंबर सोच लिया, हमने कहा वो नंबर 4 है, वो नंबर क्या है, 4 है, ठीक। उसके बाद हम एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एक सिस्टम बनाएंगे। वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला ये है, देखें हमने एवरी केथ एलिमेंट फाइंड करना है ना। उसने कहा सिलेक्ट करो एवरी केथ एलिमेंट। अब ये केथ एलिमेंट क्या आएगा, उसका फॉर्मूला ये होता है, केथ एलिमेंट का मतलब होता है कि पॉपुलेशन साइज को सैंपल साइज से डिवाइड कर दे तो केथ एलिमेंट आ जाएगा। तो देखें पॉपुलेशन साइज कितना है, आपके पास 100, आपने यहां पे रख दिया 100। सैंपल साइज कितना है 10, आपने यहां पे रख दिया 10। तो k कितना आया, k इज इक्वल टू 10 आ गया, k इज इक्वल टू 10 आ गया। यानी कि एवरी केथ एलिमेंट मीन हम हर 10th इनवाइस उठाएंगे, हर 10वीं इनवाइस उठाएंगे। तो पहली इनवाइस हमने कौन सी उठाई, 4। अब हर 10वीं इनवाइस उठानी है, यानी कि 4 के बाद जो 10 का गैप आएगा वो क्या आएगा, 14, फिर 10 का गैप 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84 और 94। हम इस तरह से इनवॉइसेस को चेक करेंगे। तो देखेंगे 10 इनवॉइस बनती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखें ये 10 का सैंपल हम इस तरह कुछ एक्सट्रैक्ट करेंगे। इस सारे प्रोसीजर को कहते हैं सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, ठीक। अच्छा जी, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग के बाद कहता वन प्रॉब्लम विद सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग का प्रॉब्लम क्या है, सिस्टमैटिक प्रॉब्लम इज दैट इट इज वल्नरेबल टू periodicities in the list and this might result in the sample being unrepresentative of the overall population। कहता है कि ये ओवरऑल पॉपुलेशन को अनरिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल हमने ये देखें 4 के बाद 14 वाली, जब जो मैंने यहाँ सैंपल एक्सट्रैक्ट किया सिस्टमैटिक से, 4 के बाद 14 पर आया, उसके बाद 14 से 24, यानी कि 4 से 14 के दरमियान जितना भी इनवॉइसेस आ रही थी मैंने सबको इग्नोर कर दिया। उसने कहा हो सकता है कि इनके दरमियान भी तो कोई एरर आ जाए, हो सकता है इनके दरमियान भी कोई ऐसी इनवॉइस हो जिसमें कोई रिस्क हो जाए। तो हमने कहा बिल्कुल पॉसिबल तो है, क्योंकि देखें हमने सैंपल बेस के ऊपर काम करना है, तो देखें थोड़े बहुत तो रिस्क आएंगे। तो उसने कहा कि ये हमारे लिए प्रिडिक्ट करना सारी लिस्ट को इम्पॉसिबल होता है, हम करते नहीं नॉर्मली, क्योंकि हमारे पे इतना वक्त नहीं होता, हमारी कॉस्ट ज़्यादा लग रही होती है। इसलिए हम सैंपल बेस के ऊपर एक सिस्टमैटिक वे बना लेते हैं कि हमने सिर्फ इस पैटर्न पर काम करना है। और नॉर्मली ये जो पैटर्न है, ये ऐसा पैटर्न होता है कि आप हर इनवॉइसेस के एरिया को गो थ्रू करते रहते हो। देखें हो सकता है कि जो कंपनी वाले हैं उन्होंने शुरू वाली इनवॉइसेस में कुछ फ्रॉड रखा हो, ठीक है। उसने कहा यार ऑडिटर आता है वो शुरू वाली इनवॉइसेस चेक नहीं करता, उसने तो मिडल वाली को ज्यादा फोकस करता है, एंड वाली को ज्यादा फोकस करता है, वो सारी तरतीब सही लगाई, शुरू में कोई फ्रॉड है। हो सकता है कि कंपनी वाले ये सोचें यार ऑडिटर ने क्या पता शुरू वाली और एंड वाली चेक करे, मिडल वाली को चेक ना करे। या वो ये सोच सकते हैं कि हो सकता है यार ऑडिटर शुरू वाली इनवॉइसेस चेक कर ले और मिडल वाली चेक कर ले, वो और फिर ये डिसीजन ले कि भाई जिस कंपनी की शुरू वाली इनवॉइसेस सही हैं, मिडल वाली इनवॉइसेस सही हैं, तो उम्मीद है कि उसकी एंड वाली इनवॉइसेस भी सही होंगी। तो उसको क्या पता कि ऑडिटर ने प्रोसीजर ही ऐसा लगाया जो शुरू से लेकर एंड तक हर एक इनवॉइस को तो तकरीबन कवर कर रहा होता है। तो इस तरह के सिस्टमैटिक सैम्पलिंग से हमें ऑर्गेनाइजेशन की एक एवरेज परफॉर्मेंस का पता चल जाता है, लेकिन ऑल्दो ये फुल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था। ये सिस्टमैटिक सैम्पलिंग की एक प्रॉब्लम है।
फिर स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। ये स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग क्या है? स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग क्या? स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग ये है, जैसे कि इस पिक्चर में नजर आ रहा है। तो आप सबसे पहले मैं आपको ये समझा दूं ये पिक्चर है क्या, इसका मतलब क्या। ये सारी के सारी हमारे पास पॉपुलेशन, ये सारी की सारी हमारी क्या है? पॉपुलेशन। हमने स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग में क्या करते हैं, हम इस पॉपुलेशन के कुछ स्ट्रैटा बना लेते हैं। स्ट्रैटा कहते हैं सब ग्रुप बना लेना, ठीक है। हमने क्या किया, हमने इसके स्ट्रैटम बना लिए, एक स्ट्रैटम बना लिया, दो स्ट्रैटम बना लिया और ये तीन स्ट्रैटम बना लिए। ये पॉपुलेशन में से हमने क्या स्ट्रैटम बनाए, स्ट्रैटम बनाए। ये तीन स्ट्रैटम है, स्ट्रैटम 1, स्ट्रैटम 2, स्ट्रैटम 3। और हमने ये हमारे पास ओवरऑल पॉपुलेशन था। हमने कहा भाई हम ना कुछ इस तरह से स्ट्रैटम बना रहे हैं। स्ट्रैटम मीन हम क्या करेंगे, इस पॉपुलेशन को किसी कैटेगरीज में, सब कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे। हमने कहा ये हमारे पास कुछ ओल्ड आ गए, यहाँ पर हमारे पास वुमेन्स आ गई और यहाँ पर हमारे पास चिल्ड्रन आ गए या यंग पीपल आ गए, ठीक है। हमने क्या किया, पॉपुलेशन में से कुछ स्ट्रैटम बना लिया। फिर क्या करेंगे, अभी सैंपलिंग नहीं हुई, ये तो सैंपलिंग थोड़ी है, तो हमने पॉपुलेशन में से स्ट्रैटम बनाए हैं, यानी कि पॉपुलेशन के हमने कुछ ग्रुप्स बना लिए, स्ट्रैटम बना लिया। फिर हर एक स्ट्रैटम में से मैं सैंपलिंग करूंगा, यानी कि स्ट्रैटम 1 में से मैं कुछ सैंपल लूंगा। हमने कहा यहां से एक बंदा सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर स्ट्रैटम 2 से मैं सैंपलिंग करूंगा, सैंपल लूंगा। हमने कहा एक बंदा यहां से ले लेते हैं। फिर स्ट्रैटम 3 से मैं सैंपल लूंगा, हमने कहा यहां से एक बंदा ले लेते हैं। तो यानी कि हमने ओवरऑल 9 बंदों में से 3 बंदों का सैंपल ले लिया। इस तरह की सैंपलिंग को कहते हैं स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। तो स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग दोबारा सुन लें, पॉपुलेशन में से हमने स्ट्रैटम बनाए, पॉपुलेशन में से हमने स्ट्रैटा बनाए, ये तीनों स्ट्रैटा हैं। ये बल्कि एक मिनट, हाँ, पॉपुलेशन में से हमने स्ट्रैटा बनाया। ये पूरा जो बड़ा वाला बॉक्स है, ये ब्लू, ये स्ट्रैटा है, STRA स्ट्रैटा। इस स्ट्रैटा में 1 2 3, स्ट्रैटा प्लूरल वर्ड है, स्ट्रैटम सिंगुलर वर्ड है। हमने इस पॉपुलेशन में से स्ट्रैटा बनाया, उस स्ट्रैटा में 3 स्ट्रैटम पड़े हुए हैं मेरे पास। फिर क्या करना है, हर एक स्ट्रैटम में से सैंपल अलग ले लूंगा, यानी कि यहां से इन तीनों में से एक बंदा ले लिया, इन तीनों में से एक बंदा ले लिया, इन 3 वुमेन में से हमने एक वुमेन ले ली, फिर इन 3 चिल्ड्रन में से हमने एक चिल्ड्रन ले लिया। यानी कि टोटल 9 में से, पॉपुलेशन 9 था, उसमें से हमने 3 का सैंपल ले लिया। तो इस तरह की सैंपलिंग को स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग कहते हैं। अब पढ़ लेते हैं किताब क्या कहती है। A sampling process that selects simple random sample। ये देखें, ये एंड वाला जो एक सिलेक्ट किया, ये मैंने किस तरह सिलेक्ट किया, ये मैंने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के जरिए सिलेक्ट किया, ठीक है। वो यही कह रहा है सैम्पलिंग प्रोसेस दैट सिलेक्ट सिंपल रैंडम सैंपल। हमने सिंपल रैंडम सैंपल से क्या किया, सिलेक्शन की फ्रॉम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सब पॉपुलेशन। ये देखें, इसको छोड़ें जरा भी, सब पॉपुलेशन में से क्या किया हमने, क्या क्या सिलेक्शन की। और देखें, आए जरा वापस सिंपल। और इसने कहा था कि जब आपने सब पॉपुलेशन में से कैलकुलेशन करनी है तो कह रहा है कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग काम की नहीं है। तो सब पॉपुलेशन के ऊपर जब भी कैलकुलेशन करनी है, हमेशा आपने स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग अप्लाई करनी है। हमेशा सब पॉपुलेशन के ऊपर, सब ग्रुप के ऊपर हमेशा स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग चलेगी आपकी, ठीक है। अच्छा जी, उसने कहा कि हमने सिंपल रैंडम सैंपल सिलेक्ट किया, कहां से सिलेक्ट किया, सब पॉपुलेशन में से सिलेक्ट किया। तो देखें जरा वापस आए जरा तस्वीर के ऊपर, ये पॉपुलेशन 1 2 3, ये हमारे ये जो स्ट्रैटा है, ये मेरे लिए, ये मेरा सब पॉपुलेशन है।
और सब पॉपुलेशन में से मैंने देखें सिंपल रैंडम सैम्पलिंग परफॉर्म करके एक 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 हमने क्या किया, सैंपल एक्सट्रैक्ट कर लिया। ठीक है जी। तो इस कॉल्ड स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, इसको स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग कहते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन से होते हैं आप बताएं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि जो एक जैसे नहीं है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब कॉमन या नॉट कॉमन, कॉमन या नॉट कॉमन। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि कॉमन नहीं है। ठीक है, इसका मतलब होता है नॉट कॉमन, कि कॉमन नहीं आ रहा हमारे पास। अगर कॉमन नहीं आ रहा तो हम कहेंगे हमारे पास ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो देखें पॉपुलेशन में जितने भी मैंने स्ट्रेटा बनाए हैं हर एक में डिफरेंट लोग डिफरेंट है, यानी कि ये ओल्ड आ गया, ये वुमेन आ गई और ये यंग आ गया। तो देखें ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यानी कि डिफरेंट है। या इसकी एक सेकंड डेफिनेशन देखें, इन दिस प्रोसीजर ऑफ सैम्पलिंग वी डिवाइड द पॉपुलेशन। हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं। क्या देखें, मैंने पॉपुलेशन को डिवाइड किया, बिल्कुल 1 2 3 से में डिवाइड किया। कहते हैं डिवाइड द पॉपुलेशन, हमने पॉपुलेशन डिवाइड किया इनटू होमोजीनियस ग्रुप। मैंने उनको अपने पॉपुलेशन को होमोजीनियस ग्रुप में क्या किया, डिवाइड किया। तो होमोजीनियस ग्रुप क्या है, ये ओल्ड का ग्रुप होमोजीनियस, वुमेन का ग्रुप होमोजीनियस, यंग का ग्रुप होमोजीनियस। फिर उसको स्ट्रेटा कहते हैं। ये जो मैंने होमोजीनियस ग्रुप बनाया उसको स्ट्रेटा कहते हैं। ये देखें ये जो होमोजीनियस ग्रुप बनाया ओल्ड वुमेन यंग, उसको क्या कहते हैं, स्ट्रेटा कहते हैं। ठीक है, फिर फ्रॉम ईच स्ट्रेटम, ये देखें स्ट्रेटम 1, स्ट्रेटम 2, स्ट्रेटम 3, फ्रॉम ईच स्ट्रेटम अ सिंपल रैंडम सैंपल इज टेकिंग। हम सिंपल रैंडम सैंपल लेते हैं एंड द ओवरऑल सैंपल इज ऑब्टेन्ड। हम ओवरऑल सैंपल ऑब्टेन करते हैं बाय कंबाइनिंग द सैंपल्स ऑफ स्ट्रेटा, हम स्ट्रेटा के सैंपल को कंबाइन करके। ठीक है, तो देखें मैंने सिंपल रैंडम सैंपलिंग करके ओल्ड में से 1 का सैंपल लिया, यहां से भी 1 का सैंपल लिया, यहां से भी, फिर इन तीनों सिंपल रैंडम सैंपलिंग को कंबाइन किया तो ओवरऑल सैंपल कितना आया, 3 का आया। तो ये हमारे पास क्या है, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। ठीक है, इसका डिसएडवांटेज, इसकी प्रॉब्लम क्या है, वन डिसएडवांटेज दैट अप्रोच कैन इंक्रीज द कॉस्ट। कहता है इससे कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है एंड कंप्लेक्सिटीज ऑफ सैंपल सिलेक्शन, और सैंपल सिलेक्शन की कंप्लेक्सिटी बढ़ जाती है, एज वेल एज लीडिंग टू इंक्रीज कंप्लेक्सिटी ऑफ पॉपुलेशन एस्टिमेट। कहता है इससे कंप्लेक्सिटी बहुत हो जाती है, यानी कि अब पॉपुलेशन से मुख्तलिफ स्ट्राटा बनाएंगे, इसके लिए अलग से कॉस्ट लेगी, हर एक को अलग अलग करना। ठीक है, उस हर एक स्ट्राटा में से फिर एक एक स्ट्राटम अलग करना, फिर हर एक स्ट्राटम में से सिंपल रैंडम सैम्पलिंग परफॉर्म करना, इससे कॉस्ट भी लगेगी और थोड़ा सा स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स हो जाता है। यानी कि ये देखें सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कितना आसान था, पॉपुलेशन में से अपनी मर्जी से सैंपल एक्सट्रैक्ट कर लो, लेकिन यहाँ पे कुछ स्टेप्स परफॉर्म हो रहे हैं। पॉपुलेशन के बाद स्ट्रेटा बनाओगे, उस स्ट्रेटा में स्ट्रेटम पड़े होंगे, फिर स्ट्रेटम में से हर एक स्ट्रेटम में से सिंपल रैंडम सैम्पलिंग लोगे, फिर हर एक सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को कंबाइन करोगे, फिर ओवरऑल आपके पास क्या आएंगे, सैंपल आएंगे। ठीक है, तो ये सारा स्ट्रक्चर आप देख लीजिएगा। पॉपुलेशन के बाद आपने ये स्ट्रेटा बनाया 1 पे, स्ट्रेटम के बाद आपने स्ट्रेटम बनाए, स्ट्रेटम में से आपने 3rd नंबर पर हर एक स्ट्रेटम में से सैंपल लिया, फिर 4थे नंबर पर सारे के सारे सैंपल को आपने क्या किया, कंबाइन किया, फिर आपके पास ओवरऑल सैंपल आया। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस पॉपुलेशन में से हमने एक स्ट्रेटा बनाया, उसके बाद हमने 3 स्ट्रेटम बनाए, स्ट्रेटम 1, स्ट्रेटम 2 और स्ट्रेटम 3। ठीक है, फिर हमने क्या किया, स्ट्रेटम बन गया, फिर हर एक स्ट्रेटम 1 में से हमने सिंपल रैंडम सैंपलिंग की, यहां से एक का सिलेक्शन लिया, यहां से भी सिंपल रैंडम सैंपलिंग परफॉर्म की, यहां से भी एक का सैंपल लिया, स्ट्रेटम 1 में से सिंपल रैंडम सैंपलिंग परफॉर्म की, एक का सैंपल लिया। फिर हमने क्या किया, ये जो सैंपल आया एक एक एक, इन तीनों सैंपल को कंबाइन किया तो ओवरऑल 3 का सैंपल हमने एक्सट्रैक्ट किया। ये जो 3 का सैंपल एक्सट्रैक्ट किया ये स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग से। इजाज़त दे दें, आपने यहाँ तक लेक्चर गौर से देख लेना है, इसका नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह ताला हम इसे ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे।